देशों में बढ़ा संक्रमण का दायरा। वहीं ब्रिटेन में नए साल से पहले प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 14 रन से दी शिकस्त। सीरीज पर 3-0 की बनाई अजय बढ़त। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट का तीसरा दिन आज। कल मौसम खराब होने की वजह से नहीं खेला गया था मैच। भारत 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए 272 रन के आगे खेलना शुरू कर। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर हैं और पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और दीक्षांत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री जारी की। यह डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकती है। और दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने 1723 छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित संस्थान में विकसित सांस्थानिक ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान की। और दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आज छात्र उसी स्वर्ण युग में कदम रख रहे हैं जैसा कि 1947 में भारत की आजादी के वक्त मौजूद था। पीएम ने कहा कि संस्थान से बाहर निकलने वाले छात्रों को विरासत जीने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इस महान संस्थान से निकलने वाले छात्रों पर देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने की जिम्मेदारी है। आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन 2 पिलर्स पर, इन 2 पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी से प्रेरित है। अब प्रौद्योगिकी के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने छात्रों से कड़ी मेहनत जारी रखने का आग्रह किया। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। और पीएम ने छात्रों से कहा कि वो नवाचार और प्रौद्योगिकी के जरिए समस्याओं का समाधान निकालते रहें।
लेकिन साथ ही मानवीय भावनाओं को भी नजरअंदाज न करें। अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत ही बढ़ाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब इमोशन दिखाने की बात आए तो आपका मस्तिष्क करे HTTP 404। जब बात शेयरिंग की हो, शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की हो, तो कभी कोई पासवर्ड नहीं रखिएगा। खुले दिल से लाइफ को एंजॉय करिएगा। और प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे हमेशा आराम की जगह चुनौती को चुनें, क्योंकि जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे केवल उनका शिकार होते हैं। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। क्योंकि आप चाहें या न चाहें, जीवन में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यू आर द हंटर एंड द चैलेंज इज द हंटेड। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रॉब्लम्स को तलाशता है और अपने मुताबिक, अपनी चॉइस से उनको ये सॉल्यूशंस निकालता है। और प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल से भी आज यात्रा की। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। पीएम ने मेट्रो की टिकट भी ली। प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा की और इस तरह से कानपुर मेट्रो की आज से शुरुआत हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि कानपुर मेट्रो की आखिर इतनी क्यों चर्चा हो रही है, क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि जो आज जिस चरण की शुरुआत हुई आईआईटी कानपुर से मोती झील तक, इसका पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। और ये जो खंड है इसे प्राथमिकता खंड कहा गया है, जो 9 किलोमीटर लंबा है। खास बात है कि ये जो खंड है 2 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया है, जो एक रिकॉर्ड की तरह है। और प्राथमिकता खंड के सभी 9 स्टेशनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्लेटिनम रेटिंग मिला है। पूरे 9 किलोमीटर के हिस्से को ग्रीन बिल्डिंग कोड के अनुसार ही विकसित किया गया है, जो एक बेहद खास बात है। और इनको पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 का सर्टिफिकेट भी मिला है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए भी ISO का सर्टिफिकेट मिला है। कोविड जैसे कठिन समय भी इस निर्माण कार्य उसकी गति बनी रही, वो रुकी नहीं। और यात्री सेवाएं 29 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी, और यानी कल से ये शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो दैनिक मेट्रो की जो टाइमिंग है वो 6 बजे सुबह से रात में 10 बजे तक होगी। शुरुआत में QR कोड से टिकट की सुविधा होगी, बाद में स्मार्ट कार्ड भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। कानपुर मेट्रो शहरी परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में बेहद आसान है, आरामदायक है। और कुल मिलाकर कानपुर मेट्रो की बात करें तो 2 कॉरिडोर इसमें शामिल हैं और इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर से ज्यादा है। पहला कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता तक है, जो 23.8 किलोमीटर लंबा है। दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो ये चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक है, जो करीब 9 किलोमीटर लंबा है। तो ये कुछ खास बातें हैं। और इसके अलावा नई तकनीक, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से इसे लैस किया गया। इसका मतलब यह है कि ये ऊर्जा की बचत न करेगा, सिर्फ ऊर्जा पैदा भी करेगा। और ये इसका जो आंकड़ा है वो 35% तक है।
ब्रेकिंग प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके अलावा जो लिफ्ट लगे हैं वहां भी ब्रेकिंग तकनीक के जरिए ऊर्जा का उत्पादन होगा और 34% तक ऊर्जा दक्षता है। और सभी मेट्रो परिसर में जो है वो 100% तक एलईडी लाइटिंग है। इसके अलावा सोलर पैनल भी लगाने की योजना है। इसके अलावा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है और इसका मतलब ये कि तार जो है आपको नहीं दिखेंगे। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर विकसित हुई है पूरी कानपुर मेट्रो की जो संरचना है। वाटर रिचार्जिंग की भी यहाँ पे सुविधा है, तो जो पानी है उसको एक तरह से फिर से इस्तेमाल किया जाएगा जो मेट्रो के रखरखाव में खर्च होता है। इसके अलावा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये कानपुर मेट्रो की एक शुरुआत हुई है आज से और शहरी परिवहन के लिहाज से देखा जाए तो बेहद अनोखी शुरुआत इसलिए कही जाएगी कि जिस तरह की परेशानियां स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती थी उसमें अब बेहद आसानी हो जाएगी। आवागमन जो सस्ती भी होगी, सहज भी होगी, सुलभ होगी और आरामदायक भी होगी। और आज प्राथमिकता खंड यानी जो पहला खंड है उसका एक हिस्सा जो 9 किलोमीटर की लंबाई है उसकी आज शुरुआत हुई है। यहां पे रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। आपको सीधे लिए चलेंगे हापुड़, जहां पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित कर रहे हैं। को ये बातें बताने की हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया और उनमें से 4 को सजाए मौत हुई है। ये इनकी स्थिति है। अपराधी, माफिया, अब आजकल इनके बुरे दिन आए हुए हैं। आजकल गठबंधन कर रहे हैं, हर तरीके के गठबंधन करे। चलो गठबंधन बेकरार है गठबंधन के लिए, इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आप अभी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। ये जय श्री राम के नारे को ताकत किसने दी? किसने दी? ये आपको समझना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी के साथ चिपकने नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी पर बैठ करके भारत को विचार और दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में चल करके मजबूत राष्ट्र बनाने आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर कहने के लिए नहीं कहता, मैं नारे के लिए नहीं कहता। बताइए, धारा 370 को हटाना था कि नहीं हटाना था?
70 साल गुजर गए थे कि नहीं गुजर गए थे? सत्ता में लोग आए और गए, ये काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 256 कानून भारत के लागू नहीं होते थे। आज और एक बार फिर से आपको ले चलेंगे कानपुर, जहां प्रधानमंत्री अब अपने कार्यक्रम के अगले हिस्से में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं निराला नगर, जहां पे आप देख रहे हैं यहां पे बीना और पनकी जो मल्टीपर्पस जो पाइपलाइन है उसका आज शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री बीपीसीएल के द्वारा लगाई गई जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और बेहद ख़ास है ये देखा जाए तो ये पूरी पाइपलाइन की जो पूरी परियोजना है बहु उत्पाद पाइपलाइन है, यानी इस पाइपलाइन के ज़रिए जो बीना से पनकी के बीच में अब शुरू होने जा रही है, इसके ज़रिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तमाम तरह के जो उत्पाद हैं वो पहुंचेंगे सीधे रिफाइनरी से। और इसका लाभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि बिहार के एक बड़े हिस्से को, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री बीपीसीएल द्वारा जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के लिहाज से ये जो परियोजना बेहद महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि करीब 1500 करोड़ की लागत से ये परियोजना आज हमारे सामने है। इसके अलावा करीब इसकी जो लंबाई है 350 किलोमीटर इस पूरी परियोजना की लंबाई है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरी परियोजना के ज़रिए एक साथ कई उत्पाद जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका जो है परिवहन होगा। जो बीना रिफाइनरी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये कानपुर के पनकी तक पहुँचेगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं, ये परियोजना भी उसी का एक उदाहरण है। करीब 2 साल में ये परियोजना बनकर तैयार हुई है और इस परियोजना के मदद से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल, केरोसिन, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है इसका उद्घाटन भी औपचारिक तौर पर करेंगे। और ये पाइपलाइन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है और ये प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां लाभार्थियों से संवाद के लिए। प्रधानमंत्री जो तमाम योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे और आपको सीधी तस्वीरें और अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर, उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
एक बार फिर से आपका स्वागत। अपने से डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और आज एक बड़ी खबर आई, देश में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स और एंटीवायरल दवा मोलनूपिरवीर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकों की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन टीकों की मंजूरी से महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। कोवोवैक्स का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। वहीं एंटीवायरल दवा मोलनूपिरवीर अब देश में 13 कंपनियों द्वारा बनाई जाएगी। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के वयस्क रोगियों या ज्यादा जोखिम वाले मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन स्थिति में शर्तों के साथ किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक में 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण और 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण पर विचार विमर्श हुआ। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के 5 राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों और इन राज्यों में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे पहली खुराक के लिए सभी पात्र आबादी के कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाएं और ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को दूसरी खुराक दी जानी है उन्हें दूसरी खुराक दी जाए और इस उद्देश्य के लिए जिलेवार साप्ताहिक टीकाकरण कार्यान्वयन योजना तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य के अधिकारियों को दैनिक आधार पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी गई। मतदान वाले राज्यों को ये भी सलाह दी गई है कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण में तेजी से वृद्धि करें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों को समय पर शुरू करने के लिए संक्रमित मामलों की तुरंत पहचान की जाए और ये भी सुनिश्चित करें कि कम परीक्षण के कारण संख्या में अचानक वृद्धि न हो। राज्य के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि अनुशंसित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया जाए और उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। और देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 653 हो चुके हैं, जिसमें से 186 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 167 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 165 मामले सामने आए हैं। अब तक देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 6,450 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.40% हो गई है। और कोविड-19 के खिलाफ देश में टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक देश में कुल 142 करोड़ 47 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं कल टीके की 72 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई। और कर्नाटक में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए आज से 10 दिनों का रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में नववर्ष पर सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने और लोगों के जमावड़े पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और केरल की बात करें तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते नाइट कर्फ्यू लगाने वाले राज्यों में अब केरल का नाम भी जुड़ गया है। राज्य सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच में कर्फ्यू लगाया है, जो 30 दिसंबर को लागू होगा और 2 जनवरी तक लागू रहेगा।
31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद नए साल के जश्न की अनुमति नहीं होगी और बैठने की क्षमता पहले की तरह 50% तक सीमित हो सकती है और समुद्र तटों, मॉल और अन्य भीड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को लागू करने के लिए पर्याप्त पुलिस बलों के साथ सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों को तैनात किया जाएगा। केरल में अब तक 57 ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम जिलों में अधिक जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तुलनात्मक रूप से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर सोमवार से राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस की आवाजाही, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों और डाक सेवाओं को छूट दी गई है। सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने पर निजी वाहनों को भी रात के दौरान आपात स्थिति के लिए आने जाने की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी छूट दी गई है। घोषणा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से सावधान रहने और वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए सभी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखने का आग्रह किया। और महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना संक्रमित हुई हैं। कल शाम कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री ने कोरोना जांच करवाई और जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं खबर है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार की रात उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। गांगुली के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 49 साल के गांगुली 1 साल के अंदर दूसरी बार अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले जनवरी में हार्ट अटैक के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी है। इसके बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीआरओ की 27 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2245 करोड़ रुपए की लागत से बनी इन परियोजनाओं से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। 2245 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज लखनऊ पहुंच रहा है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को दल के सदस्य राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह और व्यय विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। वहीं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित